हेलो दोस्तों, प्रतिभा सेतु चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके यूपी टेट की परीक्षा में अब कुछ ही दिन बाकी है। आप सभी लोग अपने तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे होंगे। आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है प्रैक्टिस सेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू को सॉल्व करना। तो अगर आप पीवाईक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन को ईवीएस का, सीडीपी का हम लोग प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड किए हैं। तो वहाँ से आप सारे पार्ट को अगर आप देखते हैं तो आपका पीवाईक्यू अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 7, जिसमें हम लोग ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी है और आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो चलिए हम आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन आपका है सीवी रमन, ठीक, ऑप्शन आपका है सीवी रमन, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है अमर्त्य सेन, चौथा है मदर टेरेसा। तो यानी कि यहाँ पर पूछा है कि कौन से भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को जीता था। ठीक है, इन्होंने 1913, कुछ मैं इनसे और रिलेटेड बातें बताऊंगा। इन्होंने 1913 में उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना, आपको पता होगा, गीतांजलि, ठीक है, उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना क्या है? गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में मिला है आपको ये भी याद रखना है, किस रचना के लिए मिला आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और आपको ये भी याद रखना है, ये सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के, ठीक है, पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इतनी बातें आपको याद रखना है इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको और कुछ नोबेल पुरस्कार, कुछ भारतीय नोबेल पुरस्कार के बारे में बताता हूँ, विजेताओं के बारे में बताता हूँ जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को जीता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया ही है, जैसे मैं आपको कुछ और नाम, जैसे हरगोविंद खुराना को मेडिकल के फील्ड में मिला था। ठीक है, उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। वेंकट रमन रामकृष्णन को आपके केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला था। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, मदर टेरेसा को आपको पीस के क्षेत्र में मिला था। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स क्षेत्र में, और सबसे करेंट में कैलाश सत्यार्थी का नाम आप याद रख सकते हैं, उनको पीस के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आपके अन्य भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता। ठीक, अच्छा, इसमें और ऑप्शन जो दिया है, अगर आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया है, जो सीवी रमन जो थे, इनको कब मिला था? तो उनको 1930 में मिला था। ठीक है, 1930 में मिला था, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, इन्होंने क्या, मतलब कि कौन सी डिस्कवरी के लिए इनको मिला था? तो इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है, याद रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन के लिए इनको क्या था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनके इस खोज को हम लोग रमन इफेक्ट के नाम या रमन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव। ठीक है, तो रमन प्रभाव कहा जाता है इनकी इस खोज को। और इनकी इसी खोज को याद में, इनकी इसी खोज के याद में क्या होता है कि हर साल, ठीक है, हर साल 28 फरवरी को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो आपको ये भी बात आपको याद रखना है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन के याद में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, अमर्त्य सेन को कब मिला था? तो आपको मैंने बताया ही है कि 1998 में, और किस फील्ड में? आपका इकोनॉमिक्स के फील्ड में। मदर टेरेसा से आपको एक बात याद रखना है कि इन्होंने 1979 में नोबेल पुरस्कार को जीता था, 1979 में। ठीक है, इनको किस लिए दिया गया था? यानी पीड़ित या असहाय लोगों की सेवा के लिए, शांति के क्षेत्र में क्या था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, आपको ये भी याद रखना, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो आपको याद रखना, फर्स्ट भारतीय महिला। ठीक है, इतनी बातें याद रखना है, क्योंकि आपको पता है यूपी टेट में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनसे जो अलग अलग पॉइंट बने हैं, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको इन सारी बातों को याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपको ये बात याद रखना है। ऑप्शन में राकेश शर्मा दिया है, रवीश मल्होत्रा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम। ठीक, इसमें से कुछ ऐसे नाम होंगे जिसको आप बहुत भली भांति सुने भी होंगे, जैसे राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसे रिलेटेड मैं कुछ और पॉइंट आपको डिस्कस करता हूँ कि राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल, यानी कि 3 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल
1984, ठीक है, 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयूज T11, याद रखिएगा इनके जो मिशन था उसको नाम सोयूज, ठीक है, सोयूज T11 अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे याद रखना है किसके कह सकते हैं कि मिशन के तहत ये कहते हैं सोयूज T11, और ये मिशन किसके द्वारा चलाया गया था, आपका सोवियत संघ, ठीक है, आपके सोवियत, ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा यह मिशन आपका चलाया गया था। आपको ये बात भी याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने लगभग कितने दिन या कितने मतलब कितना टाइम इन्होंने स्पेस में बिताया था, तो याद रखिए कि इन्होंने लगभग 7 डे यानी कि लगभग 7 दिन 21 मिनट, ठीक है, लगभग 7 दिन और 21 घंटे, ठीक है, 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस में बिताया था। आपको ये भी बात याद रखना है, ठीक है। और एक यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट की बात यह है कि जब ये स्पेस पे थे तो उस समय हमारी जो देश के प्रधानमंत्री थी कौन थी, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी। जब इंदिरा गांधी ने इनसे संपर्क साधा था तो इंदिरा गांधी ने पूछा राकेश शर्मा से कि आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो इन्होंने बस एक लाइन बोला, सारे जहां से अच्छा, ठीक है, सारे जहां से अच्छा, ठीक है, सारे जहां से अच्छा। तो आपको इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है राकेश शर्मा को लेकर, ठीक है। कुछ और बातें बताऊं, जैसे रवीश मल्होत्रा कौन थे, तो याद रखिएगा रवीश मल्होत्रा भी इस मिशन के लिए राकेश शर्मा के साथ बैकअप अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। जैसे होता है ना कि बैकअप होना, अगर मान लेते हैं इनका किसी भी हेल्थ की वजह से या किसी भी वजह से ये अगर वहाँ पर कह सकते थे, अगर इस सफलता से अपने अभियान में शामिल नहीं हो सकते थे तो उस समय रवीश मल्होत्रा को मौका मिल जाता, ठीक है। लेकिन ये क्या थे, रवीश मल्होत्रा जो थे बैकअप के रूप में चुने गए थे, लेकिन इन्हें अंतरिक्ष में जाने का अवसर नहीं मिला था, ठीक है। कल्पना चावला की बात करें तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी, ठीक है, याद रखना है, पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी, कल्पना चावला थी, ठीक है, भारतीय मूल की महिला, ये भी आपको याद रखना है, कल्पना चावला से रिलेटेड आपको बात याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि इन्होंने 1997 में कोलंबिया अंतरिक्ष शटल के तहत ये अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है, 1997 में, ठीक। उसके बाद सुनीता विलियम्स की बात करें तो ये भी क्या है, भारतीय मूल की प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। ये भी हमारा भारतीय मूल की ही अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक स्पेस में अपना समय बिताया है, वहाँ पर चहलकदमी की है और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री से लेकर कुछ और फैक्ट भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर एक चित्र में देख सकते हैं, राकेश शर्मा है जिन्होंने 40 ईयर लगभग 40 साल पहले 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा हमारे फर्स्ट इंडियन थे जो कि स्पेस में गए थे, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो याद रखिएगा भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे, याद रखिएगा यहाँ पर से जो चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं, इसमें अक्सर क्या होता है, कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो हम सारे ऑप्शन को बहुत अच्छे से क्लियर भी करेंगे। फिलहाल के लिए इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा आपका जो फर्स्ट आपका जो करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अच्छा, अगर इनसे रिलेटेड कुछ और बातें मैं आपको बताऊं तो आपको याद रखना है कि 1833, ठीक है, 1833 में चार्टर एक्ट आया था, आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा होगा, ठीक है। 1833 में चार्टर एक्ट आया था, तो इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, याद रखने का, पहले ये बंगाल के, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इन्हीं को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसी वजह से इनको क्या था कि फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। तो आपको इतनी बातें भी याद रखना है कि इससे पहले ये कहाँ पर आपके कह सकते थे गवर्नर जनरल थे, तो याद रखिएगा ये आपके बंगाल के थे जो कि बाद में पूरे भारत में बना दिया गया था। इसी प्रकार जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग को क्या बोला जाता है, भारत के पहले गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम किया था, जैसे आपको याद रखना है इन्होंने भारत में जो सती प्रथा थी, ठीक है, सती प्रथा, ठीक है, को समाप्त करने और अंग्रेजी शिक्षा को शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, यानी सती प्रथा को समाप्त करने, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इतनी बातें आपको याद रखना है ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को लेकर, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को लेकर इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है।
तो इसके हम और जो ऑप्शंस दिए कि उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमारे सारे पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपका लॉर्ड क्लाइव का है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बंगाल के पहले, हम यहाँ पर बोलते हैं ये क्या थे, बंगाल के, ठीक है, बंगाल के पहले कौन थे, गवर्नर थे। याद रखिए गवर्नर थे, न कि गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर थे लेकिन गवर्नर जनरल नहीं थे, आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करूं तो याद रखिएगा जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ये आपके कौन थे, तो इतनी बातें आपको याद रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का गवर्नर जनरल बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगली बात लॉर्ड कैनिंग की अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिए लॉर्ड कैनिंग जो थे 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है, 1858 के अधिनियम के तहत भारत के पहले वायसराय, ठीक है, यानी कि भारत के फर्स्ट वायसराय थे आपके, ठीक है, वायसराय। ये बात आपको याद रखना। वॉरेन हेस्टिंग जो थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत इनको बंगाल का, ठीक है, इनको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, यानी कि चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो लॉर्ड क्लाइव जो थे इनको बंगाल के पहले गवर्नर बनाया गया था लेकिन गवर्नर जनरल नहीं थे। ठीक, लॉर्ड कैनिंग तो थे जो थे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो याद रखिए लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन है, थे प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, यानी कि आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग थे। इससे पहले कहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो याद रखिएगा आपके कोलकाता के ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इनको भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो ये आपके कौन थे, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें बंगाल के पहले गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया था, वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंग जो थे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसको बार बार आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। ठीक, यहाँ पर आपसे प्रथम वैज्ञानिक पूछा है। ठीक, इस बात को याद रखना, प्रथम व्यक्ति नहीं पूछा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सर आपके चारों वैज्ञानिक का नाम ही दिया है, जैसे मैं आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर CV रमन, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो चारों ऑप्शन है इसमें से करेक्ट आंसर कौन होगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर B डॉक्टर CV रमन। ठीक है, डॉक्टर CV रमन जो थे इनको जो था सबसे पहले एज अ वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक के तौर पर सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, और एक बात ये भी याद रखना है कि मैंने आपको अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन बताया ही था कि इनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको कब जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आपको याद रखना 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है इसी वर्ष, ठीक है, 1950 वर्ष से ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा इनको अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो आपको याद रखना 1930 में, और किस फील्ड में दिया गया था मैंने जस्ट आपको बताया कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, और किस डिस्कवरी के लिए किया जाता है, तो इनको याद रखिए रमन इफेक्ट, मैंने अभी आपको बताया था ना, रमन इफेक्ट के नाम से इन्होंने जो अपनी डिस्कवरी किया था, इस बात को आपको याद रखना, रमन इफेक्ट। ठीक है, यानी कि रमन प्रभाव के लिए इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 में सम्मानित किया गया था। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना है। इसमें से ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में, और सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आपको डॉक्टर CV रमन का नाम याद रखना है। ठीक, और एक बात मैंने अभी जस्ट बताया कि इन्हीं के याद में ही क्या होता है, हर साल 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा है, सबसे ज़्यादा किस में होगी। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, बैगनी प्रकाश और पीला प्रकाश। ठीक है, पीला प्रकाश। तो यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से सबसे ज़्यादा आपका किस में होगा प्रकाश संश्लेषण, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, लाल प्रकाश। रेड लाइट में क्या होगा, रेड लाइट में सबसे मैक्सिमम होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और हरा प्रकाश में क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है। इस बात को याद रखना है, सबसे मिनिमम किस में होता है, हरे प्रकाश में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपका लाल प्रकाश में होता है। ठीक है, अगर मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊं, एक ग्राफ के माध्यम से अगर मैं समझाऊं, तो यहाँ पर जो लाल प्रकाश के साथ साथ जो आपका रेड लाइट होता है, इसके साथ साथ जो आपके ब्लू लाइट होते हैं, यानी कि ब्लू लाइट और रेड लाइट, ये 2 लाइट ऐसे होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण का रेट सबसे ज़्यादा होता है, और इसके अलावा जो और लाइट होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण का रेट कम होता है, और हरे प्रकाश में देखेंगे तो सबसे कम होता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ऑप्शन यहाँ ब्लू लाइट दिया होता तो आपको ब्लू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा ब्लू और रेड दोनों दिया होता, उसमें सबसे ज़्यादा पूछता तो आप ग्राफ भी देख सकते हैं, इसका ग्राफ देखेंगे सबसे ऊपर आया है, फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पे रेड वाले का आया है। तो इस प्रकार से ब्लू लाइट में सर्वाधिक होता है, उसके बाद रेड लाइट में होता है, उसके बाद सबसे मिनिमम किस में होता है, ग्रीन लाइट में होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड मैं 2-3 बातें और आपको बता देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा कोशिकांग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको नाम याद रखना है, हरित लवक का। ठीक है, हरित लवक जिसको बोलते हैं, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छा क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट या एक रंजक पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्ल हरित बोलते हैं। ठीक है, पर्ल हरित या क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है यही हमारा क्या कर सकते हैं कि जो लाइट होता है इसको एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शुरू करता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा जो भी हमारे पेड़ पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं इसके पीछे का जो रीज़न होता है हमारा यही क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति किन 2 कलरों में अंतर नहीं कर सकता, किन 2 कलर रंगों में अंतर नहीं कर सकता। ऑप्शन आपका है काला और सफ़ेद, नीला और पीला, लाल और हरा, गुलाबी और भूरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो 4 ऑप्शन है इसमें से जो कलर ब्लाइंडनेस से बारे में पूछा है तो आपको याद रखना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस में सबसे मतलब कि कौन से कलर में जो पेशेंट होगा, जो इंडिविजुअल होगा वो विभेद नहीं कर पाता है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो पर्सन कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होता है वो लाल और हरे रंग में क्या होता है, अंतर या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इसलिए आप सुनते होंगे जब कोई रेलवे का जॉब पाता है तो सबसे पहले इसका कलर ब्लाइंडनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, ताकि कम से कम वो जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उसके बीच में अंतर को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो याद रखिए कलर ब्लाइंडनेस है क्या, तो यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इतनी बातें आपको याद रखना, यह है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे आँख में क्या होता है, कोन सेल होते हैं। ठीक है, हमारे आँख में कौन सी सेल होती है, कोन सेल होती हैं, जो क्या करती है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कलर में जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसके लिए हमारे जो कोन सेल होती है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारा लाल और हरे के लिए जो कोन सेल होता है वो एक प्रकार से पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उस पर्सन में लाल यानी कि रेड और ग्रीन कलर में क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद है। जैसे इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, आपको इसी तरीके से क्या होता है, एक डॉट 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 करके पूरा एक सर्कल बना देते हैं, उसी में लाल और हरे रंग से कुछ लिख देंगे। ठीक है, जिसमें उस पर्सन से क्या होगा, पढ़ने के लिए बोला जाता है। अगर उस पर्सन में लाल और हरे, जैसे आप देखने कुछ यहाँ पर कह सकते हैं लाल और ये हरे, ठीक है, इसके बीच में अगर डिफ्रेंशिएट कर पाता है तो इस लेटर को आसानी से पढ़ पाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है वो आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, तो अगर आप इसको सही से बता पाते हैं तो यानी कि आप कलर ब्लाइंडनेस में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इसको नहीं पहचान पा रहे लिखा क्या है तो यानी कि आपको टेस्ट कराने की रिक्वायरमेंट है कि कहीं आप कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित तो नहीं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आल्हा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से गाया जाता है। ऑप्शन आपका है पूर्वांचल, ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड और रुहेलखंड। ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा,
याद रखिएगा। जो आपका आल्हा, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है आल्हा, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये हमारा एक मुख्य कह सकते हैं लोकगीत आला है, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और बातें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो होता है महोबा के दो महान वीर भाइयों यानी कि आल्हा और ऊदल, नाम आपको याद रखना है, आल्हा और ऊदल। ठीक है, आल्हा और ऊदल की वीरता, साहस और उनके द्वारा लड़े गए 52 युद्धों का सुंदर और जोश से भरा वर्णन किया गया। ठीक है, यानी कि आल्हा और ऊदल ने 52 युद्ध लड़े थे, जिसको लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से गीत के माध्यम से क्या होता है उसको वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसको कब गाया जाता है इसका एक बार, जैसे आपको पता हो सारे जो लोकगीत होते हैं किसी न किसी एक स्पेसिफिक इवेंट में ही गाए जाते हैं। इसको कब गाया जाता है तो याद देखिए, मुख्य रूप से इसे जब वर्षा ऋतु आती है, ठीक है, यानी कि बरसात के समय, वर्षा के ऋतु के समय में ढोलक और मजीरों की थाप पर गाया जाता है और इसको क्या होते हैं कि लोग सुनते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना। जैसे पूर्वांचल वगैरह में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा फेमस लोकगीत क्या, जैसे कजरी हो गया, ठीक है, बिरहा हो गया, कजरी, ठीक है, कजरी हो गया या फिर बिरहा हो गया, या आपके पूर्वांचल के क्षेत्र में क्या होता है इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे ब्रज के क्षेत्र में कौन सा लोकगीत ज़्यादा प्रसिद्ध है तो इतनी बातें आपको याद, जैसे रसिया हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, ठीक है, चरकुला नृत्य हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है इस पॉइंट का कई बार पूछा है कि चरकुला जो नृत्य है, ठीक है, चरकुला नृत्य का जो गीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो आपको याद रखना है जो आपका ब्रज का क्षेत्र है, ठीक है, जो आपका ब्रज वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है चरकुला वाला नृत्य आपका गाया जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड का मैंने बताया ही। रुहेलखंड में जैसे बहरे तवील, कुछ ऐसे लोकगीत होते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जैसे कजरी वाला बात बताया, ठीक है, और चरकुला नृत्य गीत बताया, रसिया बताया, तो आपको याद रखना है। बुंदेलखंड का आला उदल वाली गीत याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन आपका है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी है आपका सोनभद्र, ऑप्शन सी है बिजनौर और ऑप्शन डी है ललितपुर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा थारू जनजाति। अच्छा, जनजाति से भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं क्योंकि यूपी टेट स्पेशल में आपके कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे लखीमपुर खीरी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से जो तराई क्षेत्र होते हैं जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, यानी कि लखीमपुर खीरी के अलावा जो और तराई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। और इस बात को याद रखना है, ठीक है, कि थारू जनजाति से रिलेटेड एक बार और क्वेश्चन आया था आपका एसएससी में भी, तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे सोनभद्र हो गया, सोनभद्र में कौन सी जनजाति ज़्यादा फेमस है, तो याद रखिएगा जो सोनभद्र है यहाँ पर जो गोंड हो गए, ठीक है, गोंड, खरवार, ठीक है, गोंड हो गए, खरवार हो गए, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे जनजातियां हैं जो कि सोनभद्र के एरिया में प्रसिद्ध हैं। और बिजनौर में देखा जाए तो बुक्सा जनजाति जो होता है ज़्यादा फेमस, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि बुक्सा जनजाति यूपी के किस जिले में मतलब कि पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आपका जो बिजनौर वाला एरिया है वहाँ पर। ठीक है, ललितपुर में क्या होता है, तो ललितपुर में सहरिया जनजाति, याद रखना है, ललितपुर में सहरिया जनजाति आपका पाया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है जनजाति से रिलेटेड। तो थारू जनजाति लखीमपुर खीरी, गोंड या खरवार सोनभद्र, बिजनौर में बुक्सा और ललितपुर में सहरिया जनजाति। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू के अलग फैक्ट है जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन इनसे भी बन सकते हैं, फैक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं दोबारा, तो आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसमें आप लोग ज़्यादातर गलत कर देंगे क्योंकि आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में लोग ज़्यादा चावल खाते हैं, इसलिए आप तुरंत क्या होंगे, पश्चिम बंगाल को करेक्ट आंसर टिक कर देंगे और आपका एक नंबर गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आप न्यू डेटा के रिगार्डिंग देखेंगे भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर जो महानदी बेसिन क्षेत्र है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर महानदी बेसिन क्षेत्र, ठीक है, बहुत ही उपजाऊ फर्टाइल होता है। ठीक है,
महानदी का जो बेसिन क्षेत्र है क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ या फर्टाइल होता है, और यहाँ पर मुख्य रूप से धान या चावल की बहुत सारी वैरायटी की खेती की जाती है। ठीक है, यानी कि लगभग कह सकते हैं हजारों प्रकार के, हजारों वैरायटी के धान या कह सकते हैं चावल की वैरायटी की खेती की जाती है। इसलिए क्या है, छत्तीसगढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं, चावल का कटोरा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन कभी कभी आपको इंटरनेट पर सर्च करेंगे या फिर और कुछ किताबों में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश भी दिया होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इसमें हमेशा कन्फ्लिक्शन होता है कि कौन सा करेक्ट होगा, तो लेकिन हम लोग एक डेटा के हिसाब से कि आयोग क्या सही मानता है उसके हिसाब से हम लोग छत्तीसगढ़ को ही क्लिक करेंगे, क्योंकि भारत के चावल के कटोरा के रूप में इसे ही कहा जाता है। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ठीक है, लंबी कोशिका ने लॉन्गेस्ट सेल पूछा है। ऑप्शन आपका दिया तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और अंडाणु। ठीक है, अंडाणु। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन में से यहाँ पर पूछा लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन्स बोल सकते हैं इसको, या फिर नर्व सेल बोल सकते हैं, नर्व सेल, नर्व सेल। ये क्या है, हमारी सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका में से एक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारे ये न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा साइंस वाला, जब आपने प्रैक्टिस किया होगा साइंस का, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और कोशिका वाला जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा ये आपका न्यूरॉन्स का एक सेल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं कुछ और बातें बताऊँ, जैसे यहाँ सबसे लंबी कोशिका पूछा है तो आपने तंत्रिका कोशिका बता दिया, लेकिन अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट अगर पूछता तो आपका क्या आंसर होता, सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा अंडाणु। ठीक है, आपका क्या आंसर हो जाएगा, अंडाणु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका। देखो अंतर याद रखना, लंबी कोशिका यानी कि लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल, ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल। ठीक, और अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछेगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आरबीसी को लेकर। ठीक है, आरबीसी क्या होता है, छोटा तो होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा छोटा हमारा क्या होता है, स्पर्म सेल। ठीक है, स्पर्म सेल यानी कि क्या, हमारा जो शुक्राणु है, जो हमारा शुक्राणु होता है वो सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है, सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगा, आपको न्यूरॉन्स या फिर तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगा, अंडाणु कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, अंडाणु को सबसे छोटी कोशिका आपका स्पर्म या शुक्राणु हो जाएगा, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, आपको याद रखना है, सबसे लंबी तो हो गया न्यूरॉन्स, सबसे बड़ी अंडाणु या ओवम हो जाएगा, ओवम या एग सेल के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया। ठीक है, सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले बताया कि सर्वप्रथम भारत रत्न की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन से ईयर से हुई थी, और सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक को दिया गया था। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा इसकी शुरुआत कौन सी ईयर में हुई थी। कमेंट करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि आपका जो पीछे अभी पढ़ा है आपका रिवाइज भी होता रहे। ठीक, तो सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया, आपका ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक, तो अभी अगर आपने पिछले वाले सारे सवाल देखे होंगे तो आप तो एक ऑप्शन तुरंत क्लिक कर जाएंगे, डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन तो आप तुरंत क्लिक कर जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि इनको 1954 में क्या किया गया था, आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि 1954 से ही भारत रत्न की शुरुआत भी हुई थी। तो इस प्रकार से तो ये प्रथम वैज्ञानिक हो गए, लेकिन साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इनके साथ साथ आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी उसी समय में इन भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक साथ 3 लोगों को सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, जिसमें हमने सीवी रमन के बारे में तो आपको बताया। आपको याद रखिएगा भारत के पहले उपराष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या कहा जाता है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। और अगर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करें तो याद रखिएगा ये क्या है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, यानी कि लास्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए, अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल आपके भारत के कौन थे, आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, और याद रखिएगा हमारे इनको हम लोग किस और नाम से जानते हैं, इनका एक बहुत फेमस टाइटल था जिसको बोलते हैं राजा जी।
ठीक है, राजा जी के नाम से इनको मतलब कि लोग जानते थे, तो राजा जी हो गया। ठीक है, अच्छा इसका एक ट्रिक भी है, याद रखिएगा, एक बहुत ही फेमस मूवी आई थी RRR, ट्रिपल आर एक मूवी आई थी। ठीक है, उस मूवी में अगर हम तीनों आर को देखें तो तीनों आर में से अगर आप देखेंगे, तीनों जो हमारे ये आपके भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं, इनके इनके नाम में आर आ रहा है। जैसे राधा कृष्णन में आर आया, ठीक है, रमन में आर आया है, और राजा गोपालाचारी में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर RRR के माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि 1954 में जो सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले 3 व्यक्ति थे, उनका नाम में आपका ट्रिपल आर आता है। तो आप ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हैं अगर इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आए। जैसे रमन आपको याद रखना है, डॉक्टर CV रमन हो गए, राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ट्रिपल आर से आपको याद रख सकते हैं कि 1954 में इन्हें सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है। ठीक, आपका जो ऑप्शन है सहारनपुर, बरेली, इटावा और सोनभद्र और इटावा। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें से इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की राजधानी के नाम से अगर पूछा जाएगा तो सोनभद्र आपको याद रखना है। सोनभद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा की राजधानी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सोनभद्र के ही सिंगरौली क्षेत्र, ठीक है, सिंगरौली, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है सिंगरौली क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है, तो सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में, और उसके आसपास कई बड़े थर्मल पावर प्लांट भी पाए जाते हैं। जैसे आपका NTPC रिहंद हो गया, NTPC रिहंद, ठीक है, साथ ही साथ आपका NTPC सिंगरौली, इसको हम लोग NTPC सिंगरौली बोल सकते हैं। ठीक है, और अनपरा, ये क्या है, कुछ ऐसे हमारे पावर प्लांट है जो कि आपके सोनभद्र के आसपास या सोनभद्र के ज़िले में स्थित होते हैं। इसी वजह से हम लोग इसको ऊर्जा की राजधानी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ पर कोयले का प्रचुर भंडार भी उपलब्ध है, यानी कोयला सबसे ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पर उपलब्ध है, इसका बहुत ज़्यादा भंडार भी पाया जाता है जो कि हमारे ईंधन के रूप में काम आता है। ठीक है, रिहंद बांध की अगर बात करें तो यहाँ पर जल विद्युत का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। जो हमारा रिहंद बांध है ना, यानी NTPC रिहंद, यानी कि जो रिहंद बांध है, यहाँ पर कह सकते हैं जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पावर का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, इसीलिए ऊर्जा की राजधानी के रूप में सोनभद्र का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपका भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इस बात को आपको याद रखना है। ऑप्शन अगर आप देखेंगे, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कछुआ वन्यजीव विहार। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, जो डॉल्फिन है, ठीक है, डॉल्फिन है आपका, तो कछुआ याद रखिएगा। ठीक, कछुआ, ठीक है, डॉल्फिन को कछुआ से रिलेट कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। कछुआ वन्यजीव विहार जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपको ये भी याद रखिएगा, आपके बनारस यानी कि वाराणसी। ठीक है, जो वाराणसी है, ठीक है, वाराणसी में ही क्या है आपका ये कछुआ वन्यजीव विहार है, जहाँ पर आपका डॉल्फिन संरक्षण किया जाता है। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान डॉल्फिन संरक्षण के लिए कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान आपका फेमस है जो डॉल्फिन संरक्षण के लिए है, तो कछुआ वन्यजीव विहार होगा। ठीक है, जिसको हम लोग गंगैटिक डॉल्फिन बोलते हैं या फिर गंगा रिवर डॉल्फिन बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अगर मैं और कुछ बातें बताऊं, इनके जो अलग ऑप्शन दिए हैं, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आप याद रखें, ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। इससे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। यह मुख्य रूप से बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध, यानी कि जो बाघ वगैरह के कंजर्वेशन के लिए आपका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी हमने प्रीवियस क्लास के किसी न किसी वीडियो में डिस्कस किया है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर है, ये आपका यूपी के चंदौली जिले में। ठीक है, यूपी के चंदौली जिले में क्या है आपका चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस वजह से फेमस है, तैयारी में यह एशियाई शेरों के संरक्षण के इतिहास और विभिन्न प्रकार के शाकाहारी वन्य जीवों व पक्षियों के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही होगा कहाँ पर है, यह आपका लखीमपुर खीरी जिले में है। और यह भी क्या है, बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बाघ और बारहसिंघा। ठीक है, 12 सिंहों के लिए क्या हमारा ये प्रसिद्ध है, इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले पार्ट पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देशों से मिलती है। ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड।
ठीक, तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो जाता है, क्योंकि ऐसा कौन सा आपका भारत का स्टेट है जो 3 देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको याद रखना है सिक्किम। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम है, जो कि क्या है कि आपका अपना बाउंड्री जो होता है 3 देशों से साझा करता है। अच्छा, कौन कौन से 3 देश है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक तरफ आपका नेपाल दिखाई देगा, दूसरी तरफ से भूटान दिखाई देगा, तीसरी तरफ से आपका चाइना दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 3 कौन कौन से देश है जो सिक्किम को एक प्रकार से घेरते हैं या सिक्किम से अपनी बाउंड्रीज को साझा करते हैं, तो आपको नेपाल हो जाएगा, जो कि आपका देखना वेस्ट पार्ट में है, वेस्टर्न वाले पार्ट में है। ठीक है, उसके बाद आपका चीन जो हो जाएगा एक प्रकार से आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसमें हो जाएगा, और ईस्टर्न पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ठीक है, या फिर ईस्ट वेस्ट वाले पार्ट पे आपका क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ठीक, जितनी बातें आपको याद रखना है, कौन सा स्टेट है जो 3 देशों से अपनी बाउंड्रीज को साझा करता है, तो आपका सिक्किम हो जाएगा। अच्छा, सिक्किम जो होता है एक प्रकार से अंगूठे के आकार का शेप होता है। ठीक है, अगर आप देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पर भारत का जब मैप बनाते हैं तो एक थंब शेप का हमारा क्या होता है, सिक्किम होता है, जो इधर से आपका नेपाल से आपका घिरा हुआ है या बाउंड्री शेयर करता है, इधर से भूटान से और इधर से चाइना से। ठीक है, तो आपको सिक्किम वाला करेक्ट आंसर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद अगर मैं अरुणाचल प्रदेश या और ऑप्शन के बारे में डिस्कस करूँ तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमाएं भी 3 देशों से मिलती हैं, लेकिन इसमें नेपाल शामिल नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, भारत या सॉरी ये भूटान हो गया, चाइना हो गया और म्यांमार हो गया। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, ये तीन देशों से अपने बाउंड्रीज को साझा तो करता है, लेकिन इसमें नेपाल शामिल नहीं होता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो इसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलती है, चीन से नहीं मिलती है। याद रखना है कि बांग्लादेश से तो मिलती है, चीन से नहीं मिलती है। और उत्तराखंड क्या होगा कि इसकी सीमाएं केवल 2 देशों यानी कि आपका जो नेपाल एंड चाइना है इनसे अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर भारत का कौन सा एकमात्र है जिसकी सीमाएं 3 देशों, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया है, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सिक्किम हो जाएगा। बाकी तीनों में है तो साझा कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई इन तीनों के अलावा दूसरे देश हो जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण में कितना योगदान देता है। आपका ऑप्शन है 20%, 50%, 60% और 70%। तो आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु प्रदूषण में लगभग 50% का कंट्रीब्यूशन देता है, 50% का योगदान देता है। ठीक है, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड का इसका फार्मूला याद रखिएगा, आपका CO ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और इसका प्रोडक्शन कब होता है, जब कोई चीज़ पूरी रूप से नहीं जलती है, यानी कि जो अनबर्न, ठीक है, जो अनबर्न फ्यूल होता है उससे क्या होता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, तो यानी कि जैसे अगर मैं बताऊं जो आपको बाइक वगैरह चलते हैं, ठीक है, उनके धुओं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कह सकते हैं अमाउंट ज़्यादा होता है। जैसे आपका पेट्रोल या डीजल हो गए ना, ये पूरी तरह से जल नहीं पाते, जिसकी वजह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में बनता है, और यही गैस आपके वायुमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाता है, जो कि लगभग 50% वायु प्रदूषण के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, और एक बात ये भी याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा गैस है जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन से बहुत ही तेज बाइंड अप करता है, यानी कि कह सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रहेंगे तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड अप कर जाएगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा ठंड के समय में लोग अगर रूम बंद करके कोई भी फ्यूल को जलाएंगे तो इससे जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा पूरे रूम में फैल जाता है, और जब पर्सन लगातार सांस लेता रहता है तो उसके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में टॉक्सिक बन जाता है और उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है। इतनी बातें याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही खतरनाक गैस में से एक है, जो कि हमारे वायुमंडल 50% योगदान देता है वायु प्रदूषण के लिए। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो आपके यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये सारे PYQ ही हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, इनको आप बार बार देखिएगा तो आपको बहुत सारे फैक्ट जो मैंने बताया है वो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपका PYQ का सारा पार्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और आप यूपी टेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, अगर आपको इससे एक भी नंबर का फ़ायदा होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम और
मोटिवेट होकर आपके लिए और सारे वीडियो बना सके और आपके PYQ के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करके। थैंक यू सो मच।